बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थी वो जाने अनजाने में एक डेवलप होती रही। आप एक सोसाइटी बनाते हैं 1,00,000 कनाल की, और इस वक्त आप देखें यहाँ से आप जाएं पंजाब, जनूबी पंजाब, आपको सोसाइटीज़ ही सोसाइटीज़ मिलेंगी जीटी रोड के इर्द, और वो तमाम आज से 5, 7, 10 साल पहले एग्रीकल्चरल लैंड, हमने जुल्म किया, उन एग्रीकल्चरल लैंड्स को ख़त्म कर दिया और वहाँ पे बागात नहीं रहे, वहाँ पे आपकी फसलें नहीं रहीं, और वहाँ पे अब सोसाइटीज़ बन गई, 5-5, 10-10 मरले के एक कनाल के घर बन गए। आपकी जो 3,000 कनाल की सोसाइटी होती है, अगर उस सोसाइटी के ऊपर बनने वाले घरों को आप कहें कि मैं मल्टी स्टोरी 40 स्टोरी में लेके जाना चाहता हूँ, तो यू नीड जस्ट 40 कनाल्स, राइट। तो आपने 2960 कनाल्स एग्रीकल्चरल लैंड या ग्रीन लैंड को बचा लिया, जो कि आपका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान है। यस, आपके पास खाने को नहीं होगा, आप अपार्टमेंट घरों में कैसे रहेंगे, आप जिंदा ही नहीं होंगे। Is this the right time to buy? यस 100%। कि इस वक्त आप खरीद लें और खरीदने के बाद जिनकी होल्डिंग पावर है वो रखें, और कुछ अरसे के बाद वो उसको एप्रिसिएशन देगा। बहुत से लोग ना मेरे इन बिल्डिंग्स को देखकर ना कभी मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं यार ये नई बिल्डिंग देखी है, इसका जो डिज़ाइन का स्टाइल है या जिस तरह की, तो ये हमें लगता है ये जमशेद आप ही ने की होगी डिज़ाइन। मैंने कहा हाँ ये वाली मैंने की है। तो घर बनाना हर पाकिस्तानी की एक ख्वाहिश होती है, हर दुनिया भर में सबकी होती है, लेकिन घर कैसा बनाएं? क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं, तो उसमें जब आपने कोई प्लॉट ले लिया, अब आप घर बनाना चाहते हैं, तो उसकी जो मेकिंग है, आपका ड्राइंग रूम कैसे होना चाहिए, आपका बेडरूम किस तरह होना चाहिए, ये तो है। मैं इसको थोड़ा टेक्निकली कहूँगा कि जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, मेंटेनेंस कॉस्ट घर ऐसा होना चाहिए। इसमें ग्रीन आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और फंक्शनल हाउस होना चाहिए। फंक्शनल होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होगी। TCM बिजनेस नई एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश सईद, और आज जो मेरे मेहमान हैं वो न सिर्फ हमारे दिलों में घर बनाते हैं, बल्कि वाकई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि आप जब देखें तो आपका दिल चाहता है कि आप अपना घर, अपना दफ्तर, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ इनके साथ मंसूब करें। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि बड़े हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हों और न सिर्फ नेशन वाइड बल्कि इंटरनेशनली अपने काम को एक्सपेंड करें और अपने काम से पहचाने जाएं। पाकिस्तान के टॉप आर्किटेक्ट हैं जमशेद खान। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। सबसे पहले तो आप का जो फैमिली बैकग्राउंड था, बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था, आपने ट्यूशन्स भी दी, आपने जो एक हमने देखा है कि जितने भी एफर्ट करने वाले और मेहनत से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे फादर जो थे वो डिज़ाइनर थे PTV में, और ही रिटायर्ड एज ए HOD, और जो मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली वो थी मेहनत, फोकस रहना अपने काम में और गोल ओरिएंटेड रहना। तो उनको काम करता देखकर मुझे हमेशा इंस्पिरेशन होती थी, और मैं भी चाहता था कि मैं उनकी तरह कोई चीज़ डिज़ाइन करूं, बनाऊं, वुड में बनाऊं, मिट्टी में बनाऊं, प्लास्टिक सीन में बनाऊं, प्लास्टर पेरिस में बनाऊं। तो स्टार्ट तो यहाँ से होता है, लेकिन एक टाइम आता है कि फिर जैसे आपके सराउंडिंग से आवाज़ें आने लगती हैं कि नहीं यार, यू शुड गो इनटू आर्मी, यू शुड गो इनटू सम CSP ऑफिसर, और CSS में जाना चाहिए, या आपको मुल्क से बाहर चले जाएं, कुछ और करें। तो यह आर्ट में क्या है, कुछ नहीं रखा, लेकिन एक इंटरेस्ट था और मैं इस पे फोकस रहा। और उस दौरान ऐसा हुआ कि कुछ फाइनेंशियली उन दिनों कुछ चीज़ें काफ़ी टाइट होने लगी, तो मैंने सोचा कि मैं NCA की तरफ जाता हूँ और ख़ुद कोशिश करता हूँ, फादर पे बर्डन ना आए चीज़ें। और फिर मैंने बहुत काम किया, अपनी स्टडीज़ को, जैसे आपने कहा, ट्यूशन्स भी की, वर्कशॉप्स में भी काम किया, और इवन छोटे छोटे मॉडल्स बनाए, वो सेल किए, स्केचेस बनाए, फ्रेम किए, सेल किए। इस तरह से ये चीज़ें फिर चलना शुरू हुई। ये कोई 2, 4, 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई 7, 8, 10 साल फिर ऐसे किया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मेरा शौक़ था और मैच्योरिटी और डेवलप होती गई काम में, और एक जो बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग थी वो जाने अनजाने में एक डेवलप होती रही कि एक चीज़ को इस तरह से बनाया जाए कि वो सराही भी जाए
और वो बिके भी, जिससे सिलसिला भी चले आपका। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक कुदरत की तरफ से एक टाइम था या इम्तिहान था या मेरे लिए एक वो क्राइटेरिया था जिसमें एक डेवलपमेंट छुपी हुई थी। तो मैं उससे बच्चों को या जूनियर्स को समझाता हूँ कि मेहनत करना, बिल्कुल उसमें आर ना समझें कि आपको किसी वर्कशॉप में काम करना पड़ रहा है, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ रही है, या कोई स्पेस है उसको पेंट करना पड़ रहा है, या इवन झाड़ू भी देना पड़ रहा है किसी वर्कशॉप में किसी जगह पे। तो इसको बिल्कुल ना समझें कि इससे आपकी कोई इज़्ज़त में कमी हो रही है। इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है और उसने जब देनी है तो उसने दे देनी है। बेशक। तो जो आपने 7-8 साल, एक तवील अरसा होता है, और आपकी यानी जो यंग एज होती है, टफ स्ट्रगल होती है, तो क्या आप जो बता रहे हैं झाड़ू देना और रंग करना मुख्तलिफ दीवारों को, क्या आपने ये सब किया? ओह यस मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह, पेशेंस के साथ किया। क्योंकि 7-8 साल बहुत अच्छा अरसा होता है। खुशी के साथ किया। उसके बाद 2005 में आप जब NCA गए और आप वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करना आपने शुरू किया जी, तो 2007 में ही आपने अपनी कंपनी बना ली। बहुत जल्दी आपने फैसला किया कि आई हैव टू हैव माई ओन बिजनेस। मैं काम तो कर रहा था पहले से, और काम करते हुए एक मैंने जैसे बताया कि एक मैच्योरिटी डेवलप हो चुकी थी। मैं कॉलेज टाइम में NCA में, या NCA से पहले मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था FSE में, और फिर ग्रेजुएशन तक। फिर मैं NCA आया। NCA में आके जब मैंने मेरी पहली ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में थी, सेकंड मेरी ग्रेजुएशन फिर आर्किटेक्चर में हुई। तो जब मैं NCA आया तो दूसरा शहर था, नया शहर था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोई मोबाइल्स वगैरह नहीं थे। 3 रुपये में कॉल होती थी, 3 रुपये भी नहीं होते थे कि इस्लामाबाद घर वालों को कैसे कॉल की जाए। तो वॉक करके, पैदल चलकर मैंने जाना मुख्तलिफ जहाँ मैंने काम के लिए जाना होता था। तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे शहर को भी समझने का मौका मिला। मेरे दोस्त जो हॉस्टल में होते थे या वो गेम्स में होते थे, उनको वो मौके कम मिले। तो मैं लाहौर शहर को, उसके डायनामिक्स को समझा। फिर मुझे पता चला कि नहीं, मुझे अपने काम को लेके इन एरियाज़ में जाना चाहिए, शायद मुझे मज़ीद काम मिले। तो इस तरह से एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो आप कह लें ना 7 ईयर्स उसमें हो गए, फ़ौरन ग्रेजुएशन के बाद नहीं। और जब फाइनल ईयर था तब तक मैं छोटे मोटे इंटीरियर्स और डेकोरेटिव उन असाइनमेंट्स में जा चुका हुआ था। तो 2 साल मैंने, कयूम साहब हैं आर्किटेक्ट लाहौर में, उनके साथ काम किया उनके ऑफिस में। एंड देन इत्तफाकिया तौर पे फर्म बन गई 2007 में। ऐसा कुछ वो नहीं था कि मैं 2007 में और 2 साल हो गया मैंने फर्म बना लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना सोचा था। लेकिन एक हादसाती तौर पर फर्म बन गई, जो कि आज माशाल्लाह मल्टी मिलियन कंपनी है। आर्किटेक्ट होना, उसके लिए अंदरूनी तौर पर गिफ्टेड क्या चीज़ें आपके अंदर होनी ज़रूरी हैं, जो कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने अंदर भी खोजा होगा कि मैं आर्किटेक्ट क्यों हूँ? जो वो लोग जो कि आज के दौर में आर्किटेक्ट बन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी खास एबिलिटीज़ हैं जो होनी ज़रूरी है? की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको आर्ट के साथ लगाओ, नेचर के साथ लगाओ होना चाहिए, आर्ट के साथ लगाओ होना चाहिए। फिर थोड़ा डिटेल में जाए तो आपको स्केचिंग का शौक हो, स्केचिंग करते हो, तो इससे आइडिया होता है कि हाँ, यू कैन डिस्प्ले योर आइडियाज़ थ्रू स्केचेस, यू कैन कन्वर्ट योर आइडियाज़ इनटू टेंजिबल फॉर्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये कहूँगा कि इस तरह की चीज़ तो वैसे हर प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड है कि आप अपनी बात, जो आइडिया है, उसको एक्सप्रेस कर सकें, जिसको आप बता सकें कि अब ये अगर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है तो इसकी ये एक सॉफ्ट फॉर्म है, इसको अब हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। लेकिन इसके साथ जो मैं समझूंगा हर प्रोफेशन और हर काम के लिए ज़रूरी है ना, आप अपने साथ और लोगों के साथ ऑनेस्ट हो जाएं। दुनिया में ऑनेस्टी से बेहतर कोई पॉलिसी नहीं है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ऑनेस्ट नहीं, आपको लगता है कि वक्ती मैं अभी हूँ प्रॉब्लम में और मैं निकल जाऊँ, तो वो वहीं से काम ख़राब हो जाएगा। तो ऑनेस्टी से बेहतर पॉलिसी मैंने नहीं देखी। तो क्रिएटिविटी के साथ साथ ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। यस, आप देखें, क्रिएटिविटी मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आइडियाज़ आते हैं। गंदे प्लेटफॉर्म पे आइडियाज़ अच्छे लैंड ही नहीं कर सकेंगे।
प्योरिटी होनी चाहिए, प्योरिटी, ऑनेस्टी, प्योरिटी एक्चुअली कनेक्ट करती है आपके आइडिया को। जब आपने अपनी फर्म बना ली और आपने पहला प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल किया, आपको याद है वो कौन सा प्रोजेक्ट था और उसके लिए आपको कितने जतन करने पड़े? हाँ जी, बहुत से छोटी छोटी इसी एग्जांपल्स हैं। जैसे 3 मरले का एक घर मुझसे एक शख्स ने कहा कि डिज़ाइन करना, मैंने बड़े शौक से उसको डिज़ाइन किया और वो मेरे से ड्राइंग ले गया और उसने कहा जी मैंने तो वो बनाया ही नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं। जब मैंने उससे कोई डिमांड की कि मैंने इतनी मेहनत की है, काम किया, फिर एक साहब थे उन्होंने कहा जी 5 मरले का घर है कि 8 मरले का इस तरफ है। मैं धूप थी, बड़ी गर्मी थी, मैं कई बार उधर गया, उस प्लॉट को देखा, उनसे मिला, उनकी रिक्वायरमेंट पूछी। उस प्लॉट के साथ एक नाला सा बहता था कि इसको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनको ड्रॉ करके दिया तो उन्होंने कहा बस ठीक है, मैं जब बनाना होगा बना लूँगा। उन्होंने ड्राइंग्स रख ली तो इस तरह की स्टार्ट तो ऐसे हुआ ना कि डिस्करेजमेंट फुल टाइम मिल रही थी। अच्छा ठीक, पैसे नहीं आ रहे थे। दारी बात, आपको मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए फ्यूल तो रिक्वायर्ड है ना। तो लेकिन वो थी इस तरह की कि डिस्करेजमेंट इन अ वे के लोग क्या सभी ऐसे हैं, क्योंकि आप फ्रेश होते हो मार्केट में और आपको ये आर्किटेक्चर में, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जब मैं स्टूडेंट भी था। और फिर जब मैं प्रैक्टिकली आया तो आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उस टाइम तक मैच्योरिटी आ चुकी थी कि अच्छा ये पहले से डिसाइड करना है चीज़ों को और फिर उसमें थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहना ज़रूरी है। ग्रेट। तो जब आप मेगा स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ये एक बड़ा डिसीजन होता है कि अब हम मेगा स्ट्रक्चर्स की तरफ जा सकते हैं, और हमने तो नेशनल जियोग्राफिक के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखे हैं जिसके अंदर जब आप कोई डिज़ाइनिंग एलिमेंट में जाते हैं और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं तो बहुत उसके अंदर जो मेन आपका चीफ आर्किटेक्ट होता है, उसकी जो उसने कंसीव किया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने में उसको काफ़ी बड़ी टीम दरकार होती है। तो आपका पहला मेगा स्ट्रक्चर और देन उसके पीछे जो एफर्ट एंड देन उसकी एग्जीक्यूशन। देखिए, मेरा ना शौक था कि मैं बिगर स्केल्स पे काम करूं और मुझे लगता था कि मैं मिनिएचर आर्टिस्ट नहीं हूं, और ऐसा हुआ भी कि मैं म्यूरल आर्टिस्ट हूं, कि मुझे बड़े स्ट्रोक्स में काम करना, और मैं पेंटिंग हो या आर्किटेक्चर हो म्यूरल्स को लाइक करता था या हूँ। तो उसमें डिटेलिंग, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुझे डिटेलिंग पसंद नहीं है, डिटेलिंग पसंद है लेकिन बिगर, ऑन अ बिगर स्केल। तो पाकिस्तान में उस वक्त मेगा स्ट्रक्चर्स या बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे थे, और मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से, फिर ग्राउंड प्लस 2-3 प्लाजा से, एंड देन मुझे फिर एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें 170 प्लाजास थे और उसको डिज़ाइन करना था फॉर डिफरेंट पीपल। तो 170 लोग थे जो उसको ओन करते थे और उनके साथ फिर उनके पार्टनर्स थे। तो इतने लोगों को मुझे मिलना, उनके व्यूज़ सुनना, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, और फिर उनको चेंज का कोई ख्याल आ जाता तो वो चेंज कराते, अब टेक्निकली चेंज कैसे करना है ये। तो उसने मुझे बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग दी उस सारे प्रोसीजर ने। उसके बाद फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में ग्राउंड प्लस 7, 8, 9 स्टोरीज बिल्डिंग बनना शुरू हुई। मुझे एक चांस मिला, मैंने वो डिज़ाइन की तो काफ़ी सराहा गया। और फिर इस तरह ये हुआ कि 2020 में जब बायलॉज इम्प्रूव हुए पूरे पाकिस्तान में, तो उससे फिर मल्टी स्टोरी और स्काई स्क्रैपर्स की, तो उस वक्त मोस्टली आर्किटेक्ट्स जो थे वो रेजिडेंशियल में बिजी थे, और मैं पिछले 7-8 साल से या 10 साल से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को देख रहा था। तो जैसे ही वो बायलॉज में विंडो ओपन होती है तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो अवेल कर रहा था। तो यू वर द लकी वन कि आपने ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस किया हुआ था, और जैसे ही ये पॉलिसी, इट वाज अ गेम चेंजर बेसिकली। राइट। तो स्काई स्क्रैपर्स अब पाकिस्तान में अब एक आहिस्ता आहिस्ता लोगों का लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, अवेयरनेस भी आई, और हमारे पास अब बायलॉज भी हैं स्काई स्क्रैपर्स के, पहले नहीं थे। और पीपल आर क्लियर, अथॉरिटीज आर क्लियर, बिल्डर्स आर क्लियर, आर्किटेक्ट्स आर क्लियर। पहले चीज़ें थोड़ी सी ग्रेज में थी हमारी। तो जब आप स्काई स्क्रैपर बनाते हैं किसी भी शहर के अंदर, वो उसको ब्यूटिफाई तो करती है, लेकिन जब हम कुदरती आफात के बारे में बात करते हैं कि
ज़लज़ला आना या जो आजकल कंक्रीट का ज़्यादा इस्तेमाल, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो उसमें मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जब आप स्काई स्क्रैपर्स की तरफ जाते हैं तो जितने भी हैज़र्ड्स हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है, और पाकिस्तान में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी अब आ रही है? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो ये देखें कि आप वार्डरोब बनाते हैं या आप एक रैक्स बनाते हैं जहां आप कहते हैं मैंने 100 बुक्स रखनी है, और एक रैक बनवाते हैं जिसमें 10 आप कहते हो 10 किताबें रखनी हैं, तो आप उसकी स्ट्रेंथ को एनालाइज करोगे, इंजीनियरिंग को अप्लाई करोगे, शायद आप रैक की हद तक कारपेंटर पे आप बेस कर जाओ। लेकिन जब हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो इसकी कैलकुलेटेड जो इसकी मेथडोलॉजीज हैं उसको अप्लाई किया जाता है, कैलकुलेट करके बनाई जाती, ये अंदाज़ों पे नहीं होती। और दूसरा एक चीज़ हमें जहन में लानी होगी कि स्काई स्क्रैपर्स बेसिकली सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की तरफ हमें लेके जाते हैं, ग्रीन आर्किटेक्चर की तरफ लेके जाते हैं। कैसे? आप एक सोसाइटी बनाते हैं 1 लाख कनाल की, और इस वक्त आप देखें यहाँ से आप जाएं पंजाब, जनूबी पंजाब, आपको सोसाइटीज़ ही सोसाइटीज़ मिलेंगी जीटी रोड के इर्द, और वो तमाम आज से 5, 7, 10 साल पहले एग्रीकल्चरल लैंड्स थी। हमने जुल्म किया, उन एग्रीकल्चरल लैंड्स को ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे बागात नहीं रहे, वहाँ पे आपकी फसलें नहीं रहीं, चावल की फसलें ख़त्म हो गई, और वहाँ पे अब सोसाइटीज़ बन गई, 5-5, 10-10 मरले के एक कनाल के घर बन गए। अब इस रेशो को समझिएगा, आपकी जो 3000 कनाल की सोसाइटी होती है, अगर उस सोसाइटी के ऊपर बनने वाले घरों को आप कहें कि मैं मल्टी स्टोरी 40 स्टोरी में लेके जाना चाहता हूँ, तो यू नीड जस्ट 40 कनाल्स। राइट। 40 कनाल्स पे आप 40 स्टोरी बिल्डिंग बनाएं तो आप जो फैमिलीज़, जो रेजिडेंशियल यूनिट्स आप 3000 कनाल पे बना रहे थे, वो 40 कनाल में अकोमोडेट होते हैं 40 स्टोरी बिल्डिंग में। तो आपने 2960 कनाल्स एग्रीकल्चरल लैंड या ग्रीन लैंड को बचा लिया, जो कि आपका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान है। यस, आपके पास खाने को नहीं होगा, आप अपार्टमेंट घरों में कैसे रहेंगे? आप जिंदा ही नहीं होंगे। तो आप तो, और अब हम जो एक्चुअली जो फेस भी कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का मामला अब डिस्कस हो रहा है, हमारी एग्री इकोनॉमी के ऊपर अब बात हो रही है, एंड ग्रीन लैंड्स, आपके ऑक्सीजन, आपकी इन्वायरमेंट, और ये तमाम चीज़ें तो हमारी ये अब रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में आते हैं, तो हमें मल्टी स्टोरीज़ और अपार्टमेंट्स की तरफ जाना होगा, नहीं तो हम अपनी ग्रीन लैंड्स को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। और वहाँ पे क्या होगा, सोसाइटीज़ होंगी लेकिन खेत नहीं होंगे। बिल्डर्स के बारे में कहा जाता है, आप तो खैर कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, आइडिया को भी कंसीव करते हैं, और आप आर्किटेक्ट हैं, और साथ ही साथ आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मैनेज भी कर रहे हैं, कि बिल्डर्स ज़्यादातर हमारे ही पैसे से ऐसी रोटेशन बनाते हैं कि वो जल्दी अमीर हो जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है आपकी, और मेरे ख्याल से पैसा ना आइडिया के साथ, मैथ्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक, कि जब आपके पास आइडिया अच्छा हो और मैथ्स को आप डील करें तो पैसा आ जाता है। जैसे एक बादशाह होता था पुराने ज़माने में, और उसकी रियासत में 1000 किसान है, और हर किसान जो है वो 10 बोरी गंदम पैदा कर रहा है। तो बादशाह कहता था कि 1 बोरी मेरी होगी, 9 तुम्हारी होगी, मिसाल के तौर पे। तो सबके पास तो 9 होती थी जो काम करते थे, लेकिन जो उनको सिक्योरिटी का एक कहता था कि मैं कंट्रोल कर लूँगा तुम्हारी सिक्योरिटी, या उसको मैं जिम्मेदार हूँ, तो उसके पास 1000 हो जाती थी। ठीक, क्योंकि वो मैथ्स को डील करता था आइडिया के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मैथ्स और आइडिया को मिस करते हैं। जब भी आप बिल्डर हैं, बिल्डर अब एक घर नहीं बनाता, वो एक बिल्डिंग बनाता है, और उसमें 100 अपार्टमेंट्स हैं, और वो 3 साल में बना लेता। तो उसने मैथ्स को डील किया आइडिया के साथ कि मैं एक ऐसी बिल्डिंग बनाता हूँ जिसमें 1,000 फैमिलीज, 100 फैमिलीज आ जाएंगी, और हर फैमिली से उसको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसने तो 1 बिलियन बना लिया ना। और एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहता है मैं 2 साल में एक घर बनाता हूँ, और 2 घर में 4 साल में बनाऊंगा। टाइम भी ज़्यादा ले लिया, और जब उसने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो शायद उसको 2 करोड़ बच रहा होगा बमुश्किल। तो मैथ्स का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है।
टेक्निकल जवाब आपने दिया है कि लॉजिकली इट इज़ करेक्ट, लेकिन बहरहाल इसका मतलब है कि जो लोग भी इस मैथ्स और आइडिया को कनेक्ट कर सकते हैं तो उनको इस शोबे में आ जाना चाहिए। कोई भी शख्स एक सॉफ्टवेयर बना लेता है, एप्लीकेशन बना लेता है, ऐप बना लेता है और उसको हज़ारों लोग यूज़ करते हैं या मिलियंस लोग यूज़ करते हैं, तो वो एक दिन में उसके अकाउंट में इस तरह डॉलर्स या पैसे गिरते हैं कि वो दुनिया के अमीर तरीन या मुल्क के अमीर तरीन लोगों में चला जाए। तो आइडिया प्लस मैथ्स, गुड फार्मूला। तो अभी आजकल बात हो रही है कि जो आपका डेवलपमेंट सेक्टर है वो बहुत डिप हो गया है पाकिस्तान के अंदर, जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बने हुए थे उसमें कोई ख़रीदारी नहीं हो रही है, या नए प्रोजेक्ट्स में मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। किस हद तक की बात दुरुस्त है? ये बात काफ़ी ज़्यादा हद तक दुरुस्त है। रीज़न्स इसकी हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डॉलर स्टेबल नहीं है, और तीसरा आप यूँ कहें कि रीजनल इफ़ेक्ट भी होता है। जैसे हम इस्लामाबाद, कराची और लाहौर को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हुआ वो इस्लामाबाद हुआ है, सेकंड नंबर पे कराची है और थर्ड नंबर पे लाहौर है। होना ऐसा चाहिए था कि सेकंड पे लाहौर होता और थर्ड, ऐसा नहीं है। रीज़न इसकी ये है कि इस्लामाबाद में जितने लोग थे वो ज़्यादातर या तो गवर्नमेंट जॉब्स में है, जो सैलरी बेस्ड हम कह सकते हैं, मोस्टली लोग सैलरी बेस्ड हैं। उसके बाद जो इस फील्ड से रिलेटेड थे वो लोगों के पैसों से बना रहे थे। जब महंगाई हुई, डॉलर स्टेबल नहीं रहा, महंगाई हुई, तो वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे। जब इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे, बिल्डर बना नहीं पा रहा। दूसरी तरफ डॉलर के महंगे होने से जो इंपोर्ट हो रहा था वो उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो गई और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। अगर वो 10,000 स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट बेच रहा था तो अब तो उसको घर पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 से 12,000 पड़ रही है, तो उसको तो जेब से लगाएगा तो बिल्डिंग मुकम्मल होगी। तो इन चीज़ों ने प्रोजेक्ट को रोक दिया। कराची में ये हुआ कि बहुत मैच्योर्ड बिजनेसमैन थे जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे थे, एट द सेम टाइम दुबई में भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कराची में भी कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो बांग्लादेश में भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कनाडा में भी हैं। तो उनके पास मैं समझता हूँ एक सेकंड ऑप्शन रही है कि वो अगर यहाँ पे नहीं है तो दूसरी तरफ से करें। लाहौर में लोकल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मैंने देखे कि एक चाय है, अगर वो चल पड़ी है दुकान तो वो भी शायद शाम को 10 लाख रुपया कमा रही है, समोसे वाला भी कमा रहा है। या बहुत से ऐसी फैक्ट्रीज या बिजनेसमैन है जो स्पोर्ट्स या और मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत पुराने 40 ईयर से 60 ईयर से वो इसी काम में है, तो उनका सिलसिला चल रहा है। अब उनके पास जो एक ग्रोथ है या एक स्ट्रेंथ है तो वो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिससे इकॉनमी जो है वो रीरोल होती जा रही है, और लाहौर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो यानी ज़्यादा सर्वाइव इस वक्त कैपिटल सिटी इस्लामाबाद कर रहा है। एक ये भी हम रिजल्ट लेते हैं कि हमें अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए, हमें अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। अगर हम और फिर हम कोशिश करें उनको एक्सपोर्ट करने की, तो ऑटोमेटिकली अगर ये लाहौर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ तो अगर इस्लामाबाद में भी हम इस तरह ब्रांड्स डेवलप करें और उनको एक्सपोर्ट कराएं उनकी प्रोडक्ट्स को, तो स्टेबिलिटी रहती है। तो इज़ दिस द राइट टाइम टू बाय? यस 100%। कि इस वक्त आप ख़रीद लें और ख़रीदने के बाद जिनकी होल्डिंग पावर है वो रखें और कुछ अरसे के बाद वो उसको एप्रिसिएशन देगा। यस इट्स द राइट टाइम, 100% right time. But the one thing which is not clear, what would be the selling time? ठीक, कि आपकी एक होल्डिंग पावर खरीदने का ठीक टाइम है, लेकिन बेचने का टाइम अभी आपकी होल्डिंग पावर होती है कि मैं 1 साल तक होल्ड कर लूंगा, 6 माह तक होल्ड कर लूंगा, 10 साल तक होल्ड कर लूंगा। तो वो क्लैरिटी नहीं आ रही। वो क्लैरिटी कब आएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगी, डॉलर के डिफाइन होने से आएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है हमारे एनवायरनमेंट में? एजुकेशन की कमी है, बिजनेस एथिक्स वीक हैं थोड़े, जिसकी वजह से मुश्किलात आती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है आप एग्रीमेंट कर लेते हैं और नहीं होते, फिर वही जिरगे, वही सिटिंग्स। तो ये चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ अखलाकियात और एजुकेशन को अभी सोसाइटी में इंजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी साइड ना, कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन में खास तौर से कंस्ट्रक्शन के जो कॉम्प्लिकेटेड है।
उसमें हैं बहुत सी चीज़ें, यानी लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि बिल्डिंग का जो टैक्सेशन है उसको इंटेलिजेंटली कैसे मैनेज करना है। वो डबल टैक्सेशन में चले जाते हैं समटाइम। आप तो उस पॉलिसी मेकिंग बोर्ड का हिस्सा भी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग के जो बाय लॉज हैं और दीगर चीज़ें, आप उसमें हेल्प भी करते हैं उनको? अभी तो बन नहीं रहे कहीं पे भी। जब ये 2020 में इस्टेब्लिश हो रहे थे तब मैंने काम किया था इस पे, और उससे पहले भी जब थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती थी तो मेरी इनपुट्स रहती थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि इन पे मज़ीद कोई काम हुआ। तो जैसे बीच में एक कंस्ट्रक्शन एयर पाकिस्तान में डेडिकेटेड बनाया गया था जिसके अंदर काफ़ी हद तक सहूलत दी गई थी कि भाई जो लोग भी कंस्ट्रक्शन में पैसा डालते हैं तो उनको सहूलत मिलेगी रॉ मटेरियल की मद में। फिर सीमेंट इंडस्ट्री को भी काफ़ी हद तक रिलीफ दिया गया था। तो डू यू फील कि इस तरह के इकदाम मज़ीद होने चाहिए? एमनेस्टीज आएंगी तो इकॉनमी आपकी चलेगी। आपको मुख्तलिफ फील्ड्स में इंडस्ट्रीज़ में एमनेस्टीज देनी पड़ेंगी, कोई इसमें दूसरी राय है ही नहीं। अदरवाइज आपको बहुत टाइम लग जाए स्टेबल होने में। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है, अभी दुनिया भर में इस पर काफ़ी ज़्यादा बात भी हो रही है, कॉन्फ्रेंस होती है, और जो कंक्रीट का इस्तेमाल है उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी होती है। बताया जाता है मुख्तलिफ हम वीडियोज़ या ट्यूटोरियल्स या प्रोग्राम्स देखते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि कंक्रीट का इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए एक आगे जाकर मुश्किल। आप तो हैं ही इसी फील्ड में, आप बना ही कंक्रीट से रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान में इस बारे में कुछ सोचा जा रहा है या कोई कंक्रीट का नेमुल बदल भी है? देखिए, मैं आपको एक बात समझाऊं कि जो घराने गरीब होते हैं या जिन मुल्कों में गुर्बत होती है ना, वहाँ अनाज में रोटी ज़्यादा खाई जाती है, सालन थोड़ा होता है। कंक्रीट सस्ता मटेरियल है, पेट भरने के लिए ज़्यादा गंदम खा ली जाती है और जो टेस्टफुल चीज़ होती है उसको सिर्फ टच किया जाता है। तो यहाँ पे भी कोशिश यही होती है कंक्रीट ज़्यादा और स्टील थोड़ा सा हो। तो जितनी भी इकॉनमी जितने मुल्कों में हम बात करें जहाँ तो बहुत अच्छे इकॉनमी है, वहाँ तो स्टील स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप वर्ल्ड में देखेंगे कि यहाँ पे चीज़ें स्टेबल नहीं है या महंगाई है, वहाँ कंक्रीट की रेशो बढ़ना शुरू हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न मटेरियल्स की बात करते हैं। मॉडर्न मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे, अफोर्डेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, अवेयरनेस होना बहुत, पता भी हो कि इसके फ़ायदे क्या हैं। लेकिन हमारे पहला जो आता है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें इंपोर्ट करनी है। आपको इंपोर्ट के हालात का मालूम है, इतने बड़े स्केल पे इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी नहीं है डॉलर की वजह से। तो अवेयरनेस हम ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो अवेलेबल मटेरियल्स हैं लोकली डेवलप हो रहे हैं उनको यूज़ करें। लेकिन ये पहले 2 पॉइंट मिसिंग है पाकिस्तान में, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। और जो ही आप मटेरियल चेंज करेंगे तो आपकी जो बाइंग पावर है वो होगी नहीं, और वो आप बना भी नहीं पाएंगे और बेच भी नहीं पाएंगे। पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सारी चीज़ें फिर इन्वॉल्व होंगी कि यहाँ पे एप्लीकेबल भी है या नहीं है। आप फूड की भी किसी बड़ी चेन को लाना चाहे नहीं लाएंगे, आपको पहले वर्किंग करनी होगी कि लोगों का वो कुव्वत खरीद, परचेजिंग पावर कितनी है, क्या ये ब्रांड यहाँ पे सस्टेन भी करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह मटेरियल्स हैं। आप एक टाइल ले आते हैं जो फसाड की टाइल है, वो यहाँ पे लोग अगर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो 10,000 पर स्क्वायर फीट या 20,000 पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं और उस टाइल के लगाने से वो 22,000 हो जाता है, तो वो वाइड करेगा बिल्डर। वो कहेगा यार इससे तो मैं कॉम्पीट ही नहीं कर पाऊंगा मार्केट में, या मुझे अपना प्रॉफिट में से काट के देना होगा, तो वो मुश्किल हो जाएगी चीज़। जब हम यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं या किसी भी दीगर डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं तो हमें एक पैटर्न के ऊपर डिज़ाइन नज़र आता है। आप अगर किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में जाएंगे तो आपको एक पैटर्न के ऊपर घर दिखाई देते हैं, आपको अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। हम डिंगे बेंगे क्यों चल रहे हैं अभी तक? जैसे मैं कराची का हूँ तो मैं कराची में जब देखता हूँ तो किसी जगह लंबी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, तो किसी जगह उसके बराबर में बिल्कुल छोटी सी बिल्डिंग, नाटी सी बनी हुई है, उसके बराबर में घर बना हुआ है। सो ये जो पैटर्न है, अब हम नई सोसाइटीज़ में तो देखते हैं
जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, प्लान्ड सोसाइटीज़ हैं, उनमें तो हम देखते हैं कि सड़कें चौड़ी हैं, जहाँ घर हैं वहाँ घर हैं, जो कमर्शियल एरिया है वो कमर्शियल एरिया है। तो इस हवाले से क्या हो रहा है? ये प्लानिंग का डिपार्टमेंट है जिसमें ये चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई हायरार्की होनी चाहिए, कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। ये इर्रेगुलर या ऑर्गेनिक वे में चीज़ें डेवलप ना हो जाएं कि किसी का 4 कनाल का घर था, वो एरिया कमर्शलाइज हुआ तो उसने 200 स्टोरी बिल्डिंग बना दी, और जो साथ वाला घर था उसका कोई कसूर नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो बना नहीं सकता या जाना ही नहीं चाहता वहाँ से, तो उसके घर की धूप तो ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें मैं एग्री करता हूँ, इस पे पॉलिसी मेकिंग और एक बड़ी सेंसिटिविटी के साथ डिटेल में अथॉरिटीज़ का बैठना और इन बातों को हल करना, इनका सोल्यूशन लेके आना इन अ पॉलिसी वे बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में आम तौर पर यही सोच है कि जब आप अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं तो बच्चों की तालीम, उसके बाद आप अपना घर बनाते हैं, बच्चों की शादी करते हैं। ये 3 अहम काम हैं जो कि हर पाकिस्तानी जब फैमिली बना लेता है तो घर बनाना हर पाकिस्तानी की एक ख्वाहिश होती है, हर दुनिया भर में सबकी होती है, लेकिन घर कैसा बनाएं? क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं, तो उसमें जब आपने कोई प्लॉट ले लिया, अब आप घर बनाना चाहते हैं, तो उसकी जो मेकिंग है, आपका ड्राइंग रूम कैसे होना चाहिए, आपका बेडरूम किस तरह होना चाहिए? ये तो है, मैं इसको थोड़ा टेक्निकली कहूँगा कि जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, मेंटेनेंस कॉस्ट घर ऐसा होना चाहिए। इसमें ग्रीन आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और फंक्शनल हाउस होना चाहिए। फंक्शनल होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होगी, यानी सोलर यूज़ करें, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है कि उधर लाइटिंग पे आपको बहुत बड़े बड़े बिल देने पड़ रहे हैं। मैक्सिमम लाइट आप डे लाइट को यूज़ करें, तो और मटेरियल्स वो यूज़ करें कि हर 2 साल के बाद पेंट ना करवाना पड़े। तो इस तरह का, और घर कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि आपको उसकी सफाई सुथराई के लिए बहुत ज़्यादा मुलाजिम ना रखने पड़ जाए। वो भी एक वो अफोर्डेबिलिटी पर फैक्टर आ जाता है। किसी का शौक है एंड ही कैन अफोर्ड, देन ही शुड डू इट। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि एक जनरलाइज्ड वे में, तो घर वही है जो प्रैक्टिकल है और लेस मेंटेनेंस है उसकी। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए कि मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए, लोग क्यों परेशान होते हैं आज जी, ये कहीं से पानी निकल रहा है या कोई नल नहीं चल रहा या कोई लाइट नहीं चल रही या बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और स्पेस वेस्ट हुई है। यही चीज़ें जो हैं वो फिर बाद में आप भूल जाते हैं कि ड्राइंग रूम में कौन सा हैंडमेड कारपेट बिछा हुआ है या मशीन मेड कारपेट है। आपको ये होता है कि ये घर की तो मेंटेनेंस ही ख़त्म नहीं हो रही। हाँ। पहले रोशनदान हुआ करते थे घरों में, हाँ जी, और वेंटिलेशन हुआ करती थी। जी। आप घर में दाखिल होते थे तो सहन हुआ करता था, हाँ, जिसमें तख्त होता था, लोग बैठते थे, नाश्ता कर रहे हैं, रोशनी आ रही है, हवा आ रही है। वॉशरूम्स जो हैं वो अटैच बात नहीं हुआ करते थे। सो अब जब हम देखते हैं हाई राइज में भी आप चले जाएं तो बिल्कुल बंद सा घर होता है, अपार्टमेंट ख़ास तौर से, जिसमें रोशनी का आपको नहीं फ्लो मिल रहा होता। अटैच बात होते हैं जिसकी वजह से आपका जो बेडरूम है उसकी स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, एंड देन आपको हाइजीन का प्रॉब्लम होता है और मुख्तलिफ। डू यू थिंक कि हमारे जो पुराना स्टाइल ऑफ लिविंग था वो ज़्यादा अच्छा था? हाँ जी, बेसिकली अगर हम उसको थोड़ा सा, जो आपने बताया ना, ये इंडस वैली प्लान था। इंडस वैली कभी आपको दोबारा इत्तेफाक हो तो आपने उसको स्टडी करें या उस साइट्स पे जाएं, तो ये ड्योढ़ी और सहन और एंटर होते हैं, ड्योढ़ी आती है और फिर लेफ़्ट राइट 2 कमरे एंड देन वो एक सहन आता है और उनके लेफ़्ट राइट या उधर बरामदा या रूम्स आ जाते हैं और दरमियान से वो ओपन टू स्काई है। ये बेसिकली 5000 साल पहले इंडस वैली में घर ऐसे ही बनते थे। अच्छा। और वही पैटर्न लेकर पूरे हिंदुस्तान या इंडो पाक पे ये अप्लाई होता रहा और इस रीजन में अप्लाई होता रहा, और अभी तक, आज से 50 साल पहले तक इसी तरह के घर बनते थे। 50 साल पहले फिर सोसाइटीज़, DHAs, बहरिया टाउन और मॉडर्न आर्किटेक्चर, इस्लामाबाद, लाहौर के गुलबर्ग इधर आए, तो वो जो एक मॉडर्न आर्किटेक्चर था यूरोप का, कि अब एट्रियम नहीं चाहिए, नीट चाहिए, क्योंकि वॉल टू वॉल कारपेट होना चाहिए, तो बारिश ना आए, पानी ना आए, तो वो चीज़ें फिर उसने अडॉप्ट कर लिया, चेंज करना शुरू किया आपकी सोच को और आपके घरों को।
तो अब आप अगर 50 इयर्स पहले वाले घर देखें, लाहौर में समनाबाद चले जाएं, आप गुलबर्ग चले जाएं, तो वो आपको एक सा स्टाइल लगेगा कि वो एक इरा को डिफाइन कर रहे हैं। उस इरा में जिस तरह के घर बने, मॉडर्न आर्किटेक्चर मैगजीन से आ रहा था, वो कम्युनिकेशन मीडियम था, लोग देखते थे, इंस्पायर होते थे, आर्किटेक्ट्स या ठेकेदार को कहते थे कि ये हमें ऐसा ही घर चाहिए, बाहर से ऐसा नज़र आना चाहिए, अंदर का प्लान कुछ ऐसा है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दो। तो ये वो बातें थी या चीज़ें थी जिससे वो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। अब मैं समझता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा है, बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं और आर्किटेक्चर पे ज़्यादा अब डिबेट कर सकते हैं, ज़्यादा उसकी डिटेल्स को समझते हैं। इवन टर्मिनोलॉजीज तक को एक नॉर्मली जो लोग घर डिज़ाइन करवा रहे होते हैं वो उनको अंडरस्टैंडिंग होती है, पहले ऐसे नहीं था। तो अब क्या हो गया कि अब हम स्पेसिस तो उसी तरह बड़ी बड़ी चाह रहे हैं, लेकिन हमारे प्लॉट्स छोटे हो चुके हुए हैं। ठीक। तो अब वो बीच का सेहन बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो वाला जो स्टाइल है और बड़े रूम्स और अटैच बाथ्स के साथ किचन, ग्रीसी किचन, लॉन्ड्रीज के साथ बनाना है, तो फिर आपको एटलीस्ट मोर देन 1 कनाल चाहिए, जो कि आजकल इतनी लैंड अवेल करना ही बहुत टफ हो गया। ठीक। तो यानी अब जो आप नेक्स्ट एरा देख रहे हैं, एक तो ये एरा था जो आपने इंडस वैली का बताया, अब एक एरा में अभी हम मौजूद हैं, और आप जब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि अब दुनिया अब आगे भी तो चंद सालों बाद बदलेगी, 20 साल 25 साल बाद, तो क्या आप उसको फोरसी करते हैं आगे? अब कौन सा एरा इन कंस्ट्रक्शन आएगा? देखिए, मैं इसको डिफाइन करता हूँ 7th जनरेशन ऑफ आर्किटेक्चर, और इसमें प्रेजेंट वन जी, और जो अपकमिंग आ रही है, ठीक, उसमें हम मज़ीद कॉम्पैक्ट एंड प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाएंगे। मटेरियल्स हमें बहुत हेल्पफुल होंगे चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए, जिससे हम एनर्जीज भी ले रहे होंगे, जिससे हम एनर्जी सेव भी कर रहे होंगे, इंसुलेशन बेस्ड होंगे, जैसे आपने बात की, अकूस्टिकली बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मटेरियल्स हमें बहुत हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ऐड हो चुकी होगी घरों में, शायद ये ताले और लॉक वाला एलिमेंट शायद चाबियों के साथ रहे ही ना, आपको फेस रिकग्नाइज करके डोर खुद ही खुल जाया करेगा। ये अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन आने वाले दौर में शायद हर घर में ऐसा हो रहा होगा। यानी मोर ऑफ अ टेक्नो हाउस हो जाएंगे, प्रैक्टिकल कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, फैमिलीज मजीद सुकड़ जाएंगी। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा और चल सकेगा। यानी स्टूडियो अपार्टमेंट कल्चर मजीद एक्टिवेट होगा। यस, स्टूडियो अपार्टमेंट टू 1 बेड और 1 लिविंग, इस तरह का ज़्यादा कल्चर आ जाएगा। राइट। जब आप माशाल्लाह आप अपनी कंपनी को लीड कर रहे हैं, आपके अपने एक कंपनी का मॉडल है, आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, आपकी टीम है, बिकॉज आप जिस पॉडकास्ट में हैं इट्स 1 in a million एंड यूर अमंग देम। तो जो एरियल व्यू ऑफ द कंपनी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो यंग ब्रीड है जो इस वक्त आपको देख रही है, सुन रही है, उनके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मुझे डिफरेंस फील हो रहा है ना, एक तो यह है कि वी वर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, नाउ दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। वी वर मोर प्रैक्टिकल बट दे आर नॉट मोर प्रैक्टिकल। ये एक डिफरेंस आ चुका हुआ है कि ये हमसे बेहतर इन्फॉर्म्ड हैं लेकिन प्रैक्टिकल कम है। हम प्रैक्टिकल ज़्यादा थे, इन्फॉर्म्ड इतने ज़्यादा नहीं थे। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो उसमें हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अब अपनी इंफॉर्मेशन को इतना बेहतर कर लें कि आने वाली जनरेशन के साथ compete कर सकें इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। जो ये जनरेशन है, इसको फिज़िकल गेम्स में आना चाहिए, इसको प्रैक्टिकलिटी में आना चाहिए। ये तो अप्लाई करते हैं सिस्टम से कि ये मुझे ब्लू कलर पसंद है, स्क्रीन पे देखा, अप्लाई कर दिया। हम तो खुद बना रहे होते थे, वार्निश और पेंट और मिट्टी का तेल लेके उसकी टोन्स बना रहे होते थे, पेंटिंग में भी, और इवन के दीवार को भी पेंट करना है तो बना। हमें ये भी पता था कि ये पेंट बनता कैसे, वार्निश कैसे बनती है और इसके अल्टरनेट मेथड्स क्या हैं, लेकिन अभी नहीं है। नो डाउट कि इसकी ज़रूरत उस तरह से शायद इनको नहीं रही, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल से तो दूर हो नहीं सकते।
तो जो जेनजीज हैं वो मोर इन्फॉर्म्ड बट लेस प्रैक्टिकल आपको दिखाई देते हैं. सो हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर लीडरशिप स्किल्स एंड प्रैक्टिकलिटी? लीडरशिप स्किल्स, प्रैक्टिकलिटी, तो दे शुड गो इनटू सम प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स. सिर्फ सिस्टम्स पे ना बैठें, सिर्फ इंफॉर्मेशन ना हो और हर उस चीज़ को सच ना समझें जो स्क्रीन पे बता दी गई है. खुद भी सर्च की खोज करें. तो मेरे साथ डिस्कशंस होती हैं तो मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है यंगस्टर्स की तरफ कि ये भी ऐसे भी है. मैंने कहा इसको जाकर भी चेक किया? नहीं जी, हमने वो आर्टिकल देख लिया था, उस गूगल पे सर्च हो गई थी, यूँ हो गया था, यूट्यूब पे देख लिया था, तो ये नहीं, खुद भी तो जाकर देखो एक बार. तो ये एक है. और लीडरशिप क्वालिटीज़ एक तो इनबिल्ट होती है और दूसरा एहसास जो अब आपको लीडर बनाता है. एहसास करने वाले शख्स को या जो दूसरों के लिए अच्छा सोचेगा, मुझे लगता है कि उसी को सब जिम्मेदारी देना चाहिए. बहुत अच्छी बात की आपने. बहुत ही प्रैक्टिकल बात है ये कि अगर आपके अंदर एहसास नहीं है तो आप लीडर नहीं बन सकते. तो जब आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं, एक थिंकिंग प्रोसेस से गुजरते हैं किसी भी डिज़ाइन को कंसीव करने के लिए, तो जो भी अभी यंग ब्रीड है जो आर्किटेक्ट बन रहे हैं, कौन सी ऐसी 2 या 3 मैंडेटरी क्वालिटीज़ हैं जो उनमें ज़रूरी हैं? एक तो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, फैंटेसाइज करना बहुत ज़रूरी है. वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है कि वो अपनी असाइनमेंट को इंफॉर्मेशन में ढूंढना शुरू कर देते हैं जो उन्हें दी गई है. पिछले 10 साल में, 5 साल में वो ये नहीं देखते कि उनके अंदर जो है, वो जो शख्स है जिसका नाम दानिश है, जिसका नाम जमशेद है, उसके अंदर भी एक आइडिया छुपा हुआ है. उसके साथ उस असाइनमेंट को रिलेट करें और फिर उसको लेके आएँ. वो उस इंफॉर्मेशन के साथ मैच करना, और जिस इंफॉर्मेशन के साथ ज़्यादा मैच करता है उसी को, तो वो रेप्लिका में चले जाते हैं, ना चाहते हुए, ना जानते हुए लिमिटेड कर जाते हैं अपने आप. लिमिटेड कर जाते हैं जो कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस को रोक देता है. फिर तो आपको रिलेट करना चाहिए अपने अंदर, और थोड़ा सा. क्योंकि आप जब लिटरेचर स्टडी करते हो, आप फिलॉसफी स्टडी करते हो, आप दुनिया देखते हो, आप बुक्स, डिफरेंट बुक्स को रीड करते हो, हिस्ट्री को रीड करते हो, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, अगर आप आर्किटेक्ट हो उसको देखते हो, लाइफ स्केचिंग आप करते हो, तो आपके अंदर आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं. आपको एक बात कीजिए, आप उसको अल्टरनेट सोल्यूशन पे जाते हो, आपके अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता. आप ये नहीं सोचते मैंने वहाँ देखा था, यहाँ देखा था, ऐसे देखा था, तो ये जो असाइनमेंट है अगर उस तरह की चीज़ ये बता रहे हैं तो ये वो सेम बना दूँ मैं, क्योंकि ये उसके साथ मैच हो रहा है. सेविंग का क्या फॉर्मूला है आपका? जब आप पैसे कमाते हैं तो आप बचाते भी हैं और आप कोई अपना अच्छा एक सेविंग प्लान रखते हैं, और आप चूंकि एक बिजनेस इंडिविजुअल भी हैं, तो आप कैसे सेव करते हैं? देखिए, कोशिश करनी चाहिए, बहती गंगा को थोड़ा सा वॉच करना चाहिए. तो हमारे मुल्क में तो प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री है ज़्यादा, और फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हों तो उसी में रहना चाहिए. दूसरी फील्ड्स में एटलीस्ट हमारे जो पेयर ग्रुप्स हैं उनको नहीं जाना चाहिए कोई नई फील्ड में. तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो आपकी फील्ड है उसी में रहते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करें. तो मैं भी यही करता हूँ कि मैं अपनी ही फील्ड में प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, प्रोजेक्ट्स, because I can understand it easily because it's my field and I don't need to ask. जो आपको अच्छा वारे का सौदा नज़र आता है तो आप उसमें चले जाते हैं. दुनिया घूमी है आपने, और अभी रिसेंटली एक अच्छी अचीवमेंट भी आपकी कि आपने न्यूजीलैंड में, आपकी वाहिद कंपनी है जिसने जाकर अटेम्प्ट किया, और आप वहाँ पर अपनी फर्म को रजिस्टर कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. और न्यूजीलैंड आपने करीब से देखा. अभी आप ऑफ द ईयर मुझे बता रहे थे कि आप कोई 5 दिन जो है वो ट्रैवल करते रहे हैं. कैसा एक्सपीरियंस था वो? बहुत मज़ेदार, डिफरेंट. मैं ऑकलैंड से वेलिंगटन गया, वहाँ मुराद जंजुआ साहब से मीटिंग थी, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान. फिर वहाँ से वेलिंगटन से मैं क्वींसटाउन गया, और क्वींसटाउन पे जाके मैंने SUV ली. इट वाज अबाउट 2200 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय होटल इन अ रोड वे विच वाज डेफिनेटली इरेगुलर.
तो उसका फासला काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो मैंने 5 दिन 5 रातें वो फिर सफ़र किया और वापस अपने ऑकलैंड होटल तक आया। तो इट वाज रियली अमेजिंग एंड एक्चुअली आई बिलीव कि आई मेड स्टोरी फॉर माय लाइफ कि मैंने एक ऐसा ट्रैवल किया जिसे मैंने एंजॉय किया, और सम टाइम जंगलों में से गुजरे, सम टाइम बिल्कुल बेबां एरिया थे, पहाड़ों में से, बीच के पास से, सम टाइम दरियाओं के साथ साथ। तो मैं समझता हूँ इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करते रहना चाहिए, और इसमें लर्निंग भी है और एक्सपोजर है, और यू लर्न अ लॉट। आपने बहुत स्लो स्टेडी मूव के साथ अपने आप को डेवलप किया है, और अभी जिस तरह से आपने बताया कि आप यूएसए और यूएई में भी अपनी रूट्स लेके आ रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ साथ, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अब आप बढ़ा रहे हैं। सो जब आप स्लो स्टडी मूव करते हैं और बहुत खामोशी से, आप, मैंने नहीं देखा कि आपने अपने काम को इतना प्रोजेक्ट किया हो, जानकर नहीं करते, या आप बहुत खामोशी से तरक्की की मनाजिल तय करना चाहते हैं? दोनों तीनों बातें आपकी ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं है। एक तो समटाइम्स टाइम ही नहीं होता कि प्रोजेक्शन के लिए भी एक टाइम और एनर्जीज रिक्वायर्ड है, और अगर वो टाइम और एनर्जीज मैं नए काम को दे दूं तो मुझे लगता है वो बेहतर है। और आज के दौर में प्रोजेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पॉइंट्स अचीव करते हैं तो हम शायद बमुश्किल 5 पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर पाते हैं, और मैं इसको बुरा नहीं समझता। मैं इन अ वे इसको एक हम्बलनेस भी समझता हूँ कि ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट करना फॉर द मार्केटिंग पर्पस ठीक है, और बाकी जो नहीं कर पा रहे, कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम नहीं है, समटाइम्स यू आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट एस्पेक्ट, तो यू आर राइट। और आपका तसव्वुफ के साथ भी एक मैंने देखा है, क्योंकि काफ़ी पुराना आपके साथ एक ताल्लुक़ है, तो जब आप एक दूसरे को पहचानते हैं, देखते हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर भी करते हैं, और बहुत सी चीज़ें आपकी आंखें बता रही होती हैं, चेहरा बता रहा होता है, बहुत सी चीज़ें आप अपने लफ्ज़ों से नहीं बताते। तो कितना आप अपने जब मी टाइम में होते हैं तो आपका जो एक इनर कनेक्शन है वो डेवलप होता है, और ये कितना ज़रूरी है आपकी अपनी शख्सियत को निखारने के लिए? मुश्किल सवाल किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सर्कल्स के करीब ना रहें, सर्कल्स को के अंदर एंटर हो जाएं, और सर्कल समटाइम्स आपको ऐसे फील होते हैं जैसे बादल हों। आप बादलों को दूर से मत देखें, बादलों का हिस्सा बन जाएं। तो और वही इश्क है और वही फलाह है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली बात करूं तो जैसे एक शायर होता है और वो चल रहा है, ठीक है, और अचानक एक पहाड़ के रास्ते पे जा रहा है, अचानक बादल आते हैं और वो बादलों का हिस्सा बन जाता है। तो मैं उसको फेज़ कहता हूँ। वो उस फेज़ में रहते हुए शायरी करना शुरू कर देता है, और फिर बादल चले जाते हैं या वो खुद बाहर आ जाता है तो वो उस फेज़ से बाहर आ जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम टाइम आप उस फेज़ में रहें, और दूसरी बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका कंट्रोल हो जाए कि आप अपनी मर्ज़ी से उस फेज़ का हिस्सा बने और ख़ुद बाहर आ जाए। मजबूर भी नहीं होना ना। तो ये दुआ है, कोशिश होनी चाहिए एक। तो इसको अब एज ए आर्टिस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये इसी तरह से मुझे फ़ील होता है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पेशल उसमें कोई ड्रेसिंग या स्पेशल कोई आप इन्वायरमेंट में जाएं। असर ज़रूर होता है इन्वायरमेंट का भी, ड्रेसिंग का भी, लेकिन जब एक कोई आपको आइडिया आना है या आपने काम करना है तो वो हो जाना है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि नेचर, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, नेचर में वक्त गुजारें, और मुस्कुराकर, हर बार मुस्कुराकर देखने की एक
आदत पैदा करें। तो ये मैं समझता हूँ ये मज़ेदार चीज़ें हैं जो कर लेनी चाहिए। अल्लाह इज़ द बेस्ट क्रिएटर। ओह यस, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। तो जब अल्लाह की क्रिएशन को और यकीनन आप चूँकि आर्किटेक्ट हैं तो आप बहुत करीब से अल्लाह की हर क्रिएटिविटी को, हर क्रिएशन को बहुत गौर से मुताला करते होंगे कि ये अल्लाह ने क्रिएट किया, इसके अंदर जो खासियत है वो अल्लाह ने जब सोचा और बनाया और हमें दे दिया गिफ्ट के तौर पर। और जब हम पढ़ते हैं सूरह रहमान में कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कितनी मर्तबा आप ऐसे करते हैं जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंसीव करने के लिए जाते हैं, जब कोई आप डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, हाउ ऑफन? देखें, बहुत से लोग ना मेरे इन बिल्डिंग्स को देखकर ना कभी मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं यार ये नई बिल्डिंग देखी है, इसका जो डिज़ाइन का स्टाइल है या जिस तरह की, तो ये हमें लगता है ये जमशेद आप ही ने की होगी डिज़ाइन। मैंने कहा हाँ ये वाली मैंने की है। कहते देखा आपके स्टाइल को हम समझ गए हैं। तो जब आप फूलों को देखते हैं, पत्तों को देखते हैं, तो खुदा भी आपको नज़र आता है उस डिज़ाइन में, जो फूलों का डिज़ाइन है, जो नेचर का डिज़ाइन है। तो वो आपको ना एक समझ आने लगती हैं कुछ चीज़ें के ये अगर मेरे दोस्त मुझे देखे बगैर मेरी बिल्डिंग से मुझे जान रहे हैं, डिज़ाइन से जान रहे हैं, तो रब भी तो मुझे समझ आ रहा है ना उसके डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन तो सॉल्यूशन है, और किसी बड़े डिज़ाइनर के सॉल्यूशंस को समझकर आप छोटे छोटे सॉल्यूशंस अच्छे बना सकते हैं। तो इसी तरह उसके डिज़ाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसे आपने कहा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो हर चीज़, हर लम्हे को आप अगर जितना ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को अपने पे अप्लाई कर लें, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो मैं तो आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी एंड देन फिर आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे। मैं कहूँगा कि आसानियाँ हो जाएंगी। आसानियाँ हो जाएंगी। जेन ज़ीज़ के लिए, यंग ब्रीड के लिए आपने बच्चों का जिक्र किया। आजकल हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि वो स्मार्टफोन के करीब हैं, वो स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं, सीख लेते हैं। लास्ट मोमेंट, एनी मैसेज फॉर द जेन ज़ीज़? इनको ओवर स्मार्ट होने से बचाना है। वेल सेड, थैंक यू वेरी मच जमशेद खान फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।